हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 जो कि हमारा 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। ये हमारा बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेस्ट सीरीज होगी, इसलिए आप इसे अच्छे से देखिएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने इसमें शामिल की है, तो आप उसे पूरा देखिएगा और फिर आपका जो भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन हो, जो भी फीडबैक हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन है ए संप्रभुता, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष और ऑप्शन डी संघीय। यानी इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित नहीं है। तो जो संप्रभुता है वो तो प्रस्तावना में उल्लेखित है, लोकतंत्रात्मक ये भी प्रस्तावना में वर्णित है, पंथ निरपेक्ष ये भी प्रस्तावना में वर्णित है, लेकिन संघीय शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संघीय, यानी कि फेडरल। इनमें से ये फेडरल शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का तो उल्लेख है, लेकिन संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में हमें 3 प्रकार का न्याय वर्णित मिलता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय का वर्णन हमारी प्रस्तावना में नहीं है। आगे है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख हमें प्रस्तावना में मिलता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ 4 राज्य दिए गए हैं, हमें उन्हें उनकी काल अनुक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहला है हमारा गोवा। गोवा का गठन कब किया गया था? तो गोवा का गठन किया गया था 30 मई 1987 को। ध्यान रखिएगा, आप इन्हें तभी लगा पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि कौन से राज्य का गठन कब किया गया है। तो जो 1950 के बाद जिन राज्यों का गठन किया गया है उन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो गोवा का गठन किया गया था 30 मई 1987 को। तेलंगाना सबसे न्यू राज्य है, इसका गठन किया गया था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना सबसे नया राज्य बना था। झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य का जो गठन किया गया था, झारखंड राज्य का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को। ध्यान रखिएगा, झारखंड का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को। और जो हरियाणा है, हरियाणा राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को। तो सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ है? सबसे पहले गठन हुआ था हरियाणा का। तो हमारे आंसर में सबसे पहले आएगा नंबर 4। उसके बाद गठन हुआ है गोवा का 30 मई 1987 को। तो 4 के बाद आएगा 1, और 4 के बाद 1 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इसी प्रकार एलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको सभी का नहीं भी पता हो तो भी आप एलिमिनेशन के मेथड से आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। आप उस पर कोई भी तुक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर आपको 50% भी पता है तो ही तुक्का लगाइएगा, वरना क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। तो जो हमारा गोवा है, सबसे पहले बना था हरियाणा 1 नवंबर 1966, उसके बाद गोवा 30 मई 1987, उसके बाद झारखंड बना था 15 नवंबर 2000, और फिर तेलंगाना 2 जून 2014।
यह है इसकी एक्सप्लेनेशन। हरियाणा 1 नवंबर 1966, गोवा 30 मई 1987, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमसे पूछा है इनमें से हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपको अपने मौलिक कर्तव्य पता होने चाहिए। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, और ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है ए, आम चुनावों में मतदान। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास। ऑप्शन सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। और ऑप्शन डी, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम चुनावों में मतदान। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान, ये सभी कर्तव्य हमारे मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किए गए हैं। जबकि आम चुनावों में मतदान का जो अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार है, वो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4A में जोड़े गए थे और आर्टिकल 51A के तहत इन्हें शामिल किया गया था। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन, इसके आदर्शों का सम्मान मौलिक कर्तव्य में शामिल है। जबकि आम चुनावों में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, न कि एक मौलिक कर्तव्य। इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। यानी किसने कहा था मूल अधिकारों को, अ प्लीज टू अवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ये शब्द किसके हैं? ऑप्शन है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये शब्द हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उन्होंने ही कहा था हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है मूल अधिकार। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया एक वादा और सभ्य विश्व के साथ की गई एक संधि कहा था। स्वाभाविक ही था कि उन्हें राज्य के लिए यानी कि कार्यपालिका और विधायिका के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित जो भाग है संविधान का भाग 3, क्योंकि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो इसलिए जो संविधान का भाग 3 है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक आलोचित भाग भी कहा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को किसने सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था, तो वो कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है, यानी कॉन्टीजेंसी फंड उससे संबंधित है? ऑप्शन है ए, आर्टिकल 265। ऑप्शन बी, आर्टिकल 266। ऑप्शन सी, आर्टिकल 267। और ऑप्शन डी, आर्टिकल 268। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 267। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 267 है वो आकस्मिकता निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड से संबंधित है। क्या है ये कॉन्टीजेंसी फंड, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। यह है इसकी एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी आकस्मिक निधियां स्थापित करने का अधिकार देता है। यानी संसद की अपनी आकस्मिक निधि है और राज्यों की अपनी आकस्मिक निधियां होती हैं। आकस्मिकता निधि संघ या राज्य में राष्ट्रपति या राज्यपाल के अधीन रखी जाती है।
तो ये जो आकस्मिक निधि होती है संघ में वो राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है और राज्यों में राज्यपाल के अंतर्गत, ताकि वह अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के वास्ते तब तक के लिए अग्रिम धन दे सके जब तक कि संसद या फिर राज्य विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर सकते। यानी आकस्मिक निधि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती है जिसके अधीन अकस्मात कुछ व्यय जरूरी हो जाए। यानी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हमें एकदम से जरूरी व्यय की जरूरत होती है, एकदम से जरूरी धन की आवश्यकता होती है और भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति लेनी होती है और उसके लिए कुछ प्रक्रिया का पालन करना होता है। लेकिन आकस्मिकता निधि से केवल राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही धन निकाला जा सकता है। जो संघ की आकस्मिकता निधि है उसमें राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, और जो राज्यों की आकस्मिकता निधि है उसमें राज्यपाल की अनुमति के बाद ही धन निकाला जा सकता है। इसीलिए आकस्मिकता निधियां आकस्मिक परिस्थितियों के लिए बनाई गई हैं। और जो वर्तमान में राष्ट्रीय आकस्मिक निधि का आकार है वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। 2023 के डाटा के अनुसार है ये कि राष्ट्रीय आकस्मिक निधि का आकार लगभग में है, एक्चुअल नहीं है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र को और फिर प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, आर्टिकल 87 के तहत। कथन नंबर 2 है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में क्या बताते हैं? राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को बताते हैं कि उसे क्यों बुलाया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये इसकी इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में है वो क्वेश्चन। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और फिर प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कि किस राज्य का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है। ए है हमारा राजस्थान का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है 10 सीटें, यानी कि राजस्थान में राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं। बी है हमारा गुजरात में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं, इसलिए बी का है हमारा 3। ए का है हमारा 1, बी का है हमारा 3, और ए का 1, बी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर भी मिलाते हैं। सी है हमारा कर्नाटक में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है 12, इसलिए सी का है हमारा 4। और डी है पंजाब में राज्यसभा की सीटें हैं 7, इसलिए डी का है 2। हमारा सही आंसर है 1 3 4 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं 10, गुजरात में है 11, कर्नाटक में है 12 और पंजाब में है 7। तो ये सीटें भी आप ध्यान रखिएगा। यह है इसकी एक्सप्लेनेशन। राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12 और पंजाब में 7। और राज्यसभा में जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है वो है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो सबसे कम प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में वो है नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पांडिचेरी, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, इनकी केवल एक ही सीट है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन इसके नेक्स्ट पेज पर है। कथन है हमारा, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो कथन हमारा गलत है।
क्योंकि भारत में जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि राज्यसभा के प्रति भी। आर्टिकल 75 क्लोज 3, इसे क्लोज बोला जाता है। आर्टिकल 75 इसे 3 नहीं बोला जाएगा कि आर्टिकल 75 3 नहीं बोला जाएगा, बल्कि आर्टिकल 75 क्लोज 3 बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर इसमें गलती करते हैं वो आर्टिकल 75 3 पढ़ते हैं, जबकि आर्टिकल 75 क्लोज 3 है। तो आर्टिकल 75 क्लोज 3 में वर्णित है कि भारत में जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इसलिए कथन हमारा गलत है। कारण है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य ही संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो कारण हमारा सही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य ही संघीय सरकार में मंत्री बन सकते हैं। हमारा सही आंसर होगा, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा कि ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें 3 ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन कट चुका है, इसलिए आप 3 ही ऑप्शन में बताइए। इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी सही होगा, क्योंकि ए गलत है और आर सही है। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। संविधान का अनुच्छेद 75 क्लोज 3 के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य ही संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीरो आवर के बारे में। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है, यानी जीरो आवर इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, उसका क्या मतलब है। ऑप्शन है ए सत्र का प्रथम घंटा, ऑप्शन बी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, ऑप्शन सी प्रश्नकाल के पूर्व का काल, और ऑप्शन डी प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का जो काल आता है वो है जीरो आवर, यानी कि शून्यकाल। और इसका टाइम पीरियड होता है सामान्य रूप से 12 से 1 बजे के बीच। 12 से 1 बजे के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे भारतीय संसद की कार्यवाही में कहा जाता है शून्यकाल, यानी कि जीरो आवर, और यह होता है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। इसके एक्सप्लेनेशन है, भारतीय संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है और सामान्यतः शून्यकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य में होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है, ध्यान रखिएगा, जो शून्यकाल की जो देन है वो भारत की ही देन है। और इस दौरान सांसदों के द्वारा, यानी एमपीज के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को संसद में उठाया जाता है, यानी कि सांसदों के द्वारा उन मुद्दों को संसद में उठाया जाता है शून्यकाल के दौरान जिन मुद्दों पर देरी नहीं की जा सकती है। जो लोक महत्व के मुद्दे होते हैं उन्हें संसद में उठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में पहली बार में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी संवैधानिक संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी राज्य पुनर्गठन विधेयक, और ऑप्शन डी धन विधेयक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धन विधेयक। जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में उल्लेख है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है और पहली बार उसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष जो निर्णय लेता है वही अंतिम होता है और लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है। और राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोककर रख सकती है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोककर रख सकती है। 14 दिनों के अंदर इसे स्वीकृति देनी होती है और अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर स्वीकृति नहीं देती है तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, यानी कि भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति है वो किसकी समीक्षा करती है? ऑप्शन है ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, ऑप्शन बी भारत की संचित निधि की, ऑप्शन सी है भारत के लोक लेखा की, और ऑप्शन डी है भारत की आकस्मिकता निधि की। तो जो भारत की लोक लेखा समिति है वो समीक्षा करती है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, यानी कि रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसकी लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा भारतीय संसद की लोक लेखा समिति करती है, और लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार किया गया था 1921 में। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और प्रत्येक वर्ष संसद के द्वारा इसके सदस्यों में से ही, यानी लोकसभा के सदस्यों में से ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सदस्यों में से ही की जाती है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही की जाती है, लेकिन प्राय विपक्षी पार्टी का वो सदस्य होता है। समिति के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत है CAG, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति फिर उसे संसद में प्रस्तुत करते हैं, और फिर लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो अंतरराज्यीय परिषद की जो स्थापना है इसका प्रावधान है आर्टिकल 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि किस आयोग या किस समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है ए पुंछी आयोग, ऑप्शन बी राजमन्नार समिति, ऑप्शन सी कोठारी समिति, और ऑप्शन डी सरकारिया आयोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसकी, भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य और केंद्र और राज्यों के मध्य, यानी कि दो राज्यों के मध्य आपस में जो भी झगड़े हों या फिर केंद्र और राज्यों के मध्य जो झगड़े हों उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रपति की राय में राष्ट्रपति यह समझे कि किसी भी समय अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि ऐसी परिषद का गठन करना सार्वजनिक हित में है तो राष्ट्रपति इसका गठन कर सकते हैं, और इसकी सिफारिश की गई थी सरकारिया आयोग के द्वारा, जिसके आधार पर 1990 में VP सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार के द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री या फिर उनके प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। आगे जो आयोग दिए गए थे ऑप्शन में उन्हें भी देख लेते हैं। पुंछी आयोग दिया गया था। पुंछी आयोग का गठन किया गया था सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र और राज्यों के संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। राजमन्नार समिति जो है उसे तमिलनाडु सरकार ने 1969 में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित किया था, और 1964 में केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कोठारी समिति का गठन किया था। तो कोठारी समिति, इन सभी समितियों को ध्यान रखिएगा कि किस समिति का संबंध किससे है, यानी कोठारी समिति का गठन किया गया था 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन है ए विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल के द्वारा,
ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल के द्वारा। तो जो लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष होते हैं उन्हें केवल उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रेसिडेंट आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात उन्हें हटाया जा सकता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के बारे में प्रावधान और प्रक्रिया आर्टिकल 317 में दी गई है, जिसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है तो वह आर्टिकल 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करते हैं और जांच के पश्चात ही राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति अध्यक्ष या फिर किसी सदस्य को हटाने का आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? ऑप्शन है ए, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। ऑप्शन बी, संघीय वार्षिक बजट तैयार करना। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, संघ और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। तो भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। और वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य में कर राजस्व के वितरण में सिफारिशें देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्यों के मध्य में कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य होता है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका वर्णन है आर्टिकल 280 के तहत। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, 4 इसके मेंबर होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में। ध्यान रखिएगा, प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो है 15वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। और अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन भी किया जा चुका है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। तो ध्यान रखिएगा, 16वें वित्त आयोग का गठन भी किया जा चुका है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है ए, श्री संथानम। ऑप्शन बी, श्री केसी नियोगी। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजमन्नार। और ऑप्शन डी, श्री ए.के. चंदा। तो इनमें से कौन से भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री केसी नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। यानी इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री केसी नियोगी थे, जिसका गठन किया गया था 1951 में। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। ध्यान रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी जो कि भी बनाए गए हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है और इसका प्रमुख कार्य होता है संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना, उनके बीच में करों के बंटवारे की संस्तुति करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, गृह मंत्री। ऑप्शन सी, रक्षा मंत्री। और ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री।
जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय में एक ये नोडल डिवीजन है, इसका जिसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसमें 9 अन्य सदस्य होते हैं। पदेन अध्यक्ष के अलावा इसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से एक को अध्यक्ष के द्वारा उपाध्यक्ष नामित किया जाता है, यानी कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य। जिसका दर्जा, जो उपाध्यक्ष होता है उसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान होता है, जबकि जो अन्य सदस्य होते हैं उनका दर्जा राज्य मंत्री के समान होता है। उनका दर्जा राज्य मंत्री के समान होता है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर 1999 में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया था। हालांकि वर्ष 2004 में सुनामी के पश्चात भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया था। 26 दिसंबर 2004 को जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी, उसके बाद ही हमारे यहाँ पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हमारे यहाँ 2005 में बना था सुनामी आने के बाद। इसी अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी गठन किया गया। 2005 के बाद फिर हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई है और इसका औपचारिक गठन किया गया था 27 सितंबर 2006 को। इतना ध्यान रखिएगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो गठन किया गया है 2005 में किया गया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बाद। इसमें 3 प्रकार की जो अथॉरिटी होती है। केंद्र में जो होती है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। जो राज्य में होती है उसे कहते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री। और जो जिले में होती है उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका प्रमुख होता है जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कल हम किसी और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप ये अपने कमेंट कर दीजिएगा कि पहले हम इसी तरह से सीरीज चलाएं कि एक सीरीज पॉलिटी की चलाएं या फिर मिक्स करके हम क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करें। आपका जो भी डाउट हो या जो भी आपका सुझाव हो, आप उसे कमेंट में लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।